नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। 2019 के नीति पर ही झारखंड में अब बहाली होगी। 35,000 से अधिक पदों के लिए चल रहा है आवेदन, 60% सीटें आरक्षित। तो वहीं सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 3 बदलाव। 8 अगस्त से शुरू हो जाएगा आवेदन। संस्कृत, उर्दू, उड़िया तथा बांग्ला भाषा में भी परीक्षा का मौका। झारखंड में अपराधियों का डेटाबेस तैयार। 18 दिन में 10 संगठित अपराधियों के 230 ठिकानों पर एटीएस ने की छापेमारी, 17 को किया गिरफ्तार। और लैंड स्कैम मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। वहीं हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा गारंटी देता हूं, केवल झारखंडियों को दूंगा रोजगार। और झारखंड सरकार पर 1.11 हजार करोड़ का कर्ज, बजट से ज्यादा खर्च। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां 2019 के नीति पर ही झारखंड में बहाली होगी। 35,000 से अधिक पदों के लिए चल रहा है आवेदन, 60% सीटें आरक्षित। दरअसल सहायक आचार्य नियुक्ति के साथ साथ राज्य में 8 विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 35,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इस प्रक्रिया के बाद भी अब तक नियोजन नीति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। और बता दें कि परीक्षार्थियों के साथ साथ भाजपा ने भी इस पर सवाल खड़ा किए हैं कि आखिर किस नियोजन नीति के तहत राज्य सरकार नियुक्तियां कर रही है। पर अब इस सवाल पर विराम लग गया है। राज्य में अब 2019 के नीति पर ही झारखंड में बहाली होगी, यह स्पष्ट हो गया है। नियोजन नीति को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति विधानसभा के मानसून सत्र में स्पष्ट हो गई। दरअसल मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में आसू विधायक सुदेश महतो के बयान गैर सरकारी संकल्प का जवाब मंत्री आलमगीर आलम दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि राज्य में जो भी नियुक्तियां हो रही है, जिनकी प्रक्रिया चल रही है, वो सभी 2019 के नीति से ही प्रभावित होंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसके तहत राज्य के आरक्षित श्रेणी के लिए सभी नियुक्तियों में 60% सीटें आरक्षित होंगी, जबकि 40% बहाली मेरिट पर होंगी। और एक बड़ी खबर आ रही है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 3 बदलाव। 8 अगस्त से शुरू हो जाएगा आवेदन। संस्कृत, उर्दू, उड़िया तथा बांग्ला भाषा में भी परीक्षा का मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन निकाला गया है। इस विज्ञापन में 3 बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव भाषा पेपर को लेकर, दूसरी बदलाव इसके नाम को लेकर, वहीं तीसरा बदलाव आरक्षण को लेकर है। नाम में बदलाव के तहत इसे अब झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कहा जाएगा। इस विज्ञापन के लिए 8 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव भाषा विषय के छात्रों के लिए किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संस्कृत, उर्दू, उड़िया तथा बांग्ला भाषा में उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। यह नियुक्ति 26,001 पदों के लिए हो रहा है। अभ्यर्थी इस परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र में मातृभाषा के रूप में पूर्व निर्धारित 11 भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, उड़िया तथा बांग्ला भाषा में एक का चयन कर सकते हैं। और बताते चले कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में खिलाड़ियों की योग्यता के मानक में बदलाव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खिलाड़ियों के आरक्षण में अब भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मेडल की जगह द्वितीय या तृतीय स्थान लाना अनिवार्य होगा। इसी तरह झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान लाने तथा राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त 2023 से शुरू हो रही है। तो वहीं आवेदन प्रक्रिया समाप्त 7 सितंबर 2023 को होगी और आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2023 होगी। झारखंड के अपराधियों का डेटाबेस तैयार। 18 दिनों में 10 संगठित अपराधियों के 230 ठिकानों पर एटीएस ने की छापेमारी, 17 को किया गिरफ्तार। राज्य में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए पुलिस एक्टिव है। राज्य भर में पुलिस की हो रही कार्रवाई का परिणाम भी सामने आ रहा है। एटीएस की टीम ने महज 18 दिनों में राज्य के प्रमुख 10 संगठित अपराधियों के 230 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 17 क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी का यह आंकड़ा इसी साल के 16 जुलाई से 3 अगस्त तक का है। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ झारखंड एटीएस की कार्यवाही जारी है। पिछले 16 जुलाई से 3 अगस्त के दौरान एटीएस की टीम ने झारखंड के प्रमुख संगठित आपराधिक गिरोह अमन श्रीवास्तव, अमन साहू, अमन सिंह, प्रिंस खान, कालू लामा, लवकुश शर्मा, मृत, भोला पांडे, विकास तिवारी, अखिलेश सिंह, डब्लू सिंह के 230 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान एटीएस की टीम ने अलग अलग गिरोह से जुड़े 17 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने बताया कि झारखंड पुलिस ने आपराधिक गिरोह के
130 लोगों का सत्यापन किया है। 90 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है, जबकि 91 लोगों को बॉन्ड भरवाया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय की ओर से आपराधिक गिरोह से जुड़े 338 लोगों की निगरानी के लिए झारखंड के सभी जिलों के एसपी को प्रस्ताव भेजा गया है। पुलिस प्रवक्ता अमोल बीर होमकर ने बताया कि डीजीपी के आदेश पर एटीएस की टीम संगठित आपराधिक गिरोह के अपराधियों का डेटाबेस तैयार कर रही है। साथ ही जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए उनके खिलाफ एटीएस की कार्रवाई सख्ती के साथ जारी रहेगी। संगठित अपराध में शामिल किसी भी अपराधी और उनको शरण देने वाले व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाएगा। लैंड स्कैम मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। रांची पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता अभिषेक चौधरी और अभिषेक सिंह ने बहस करते हुए कहा, सिर्फ मौखिक बयान के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। उन्हें जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि अब तक उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है। ईडी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने अपनी बहस में कहा कि लैंड स्कैम के प्रमुख अभियुक्त छवि रंजन ही है। प्रमुख आरोपी होने की वजह से ही उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और बता दें कि आर्मी जमीन घोटाले मामले में 4 मई को आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने 13 अप्रैल को छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 14 अप्रैल को फर्जी रैयत प्रदीप बागची, बड़ागाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित 7 आरोपित गिरफ्तार हुए थे। इस मामले के 2 और आरोपित कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जगत बंधु टी स्टेट के मालिक दिलीप घोष को 7 जून की देर रात गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोटवार जेल भेज दिया गया। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गारंटी देता हूं केवल झारखंडियों को दूंगा रोजगार। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के मानसून सत्र के समापन अभिभाषण में कहा कि राज्य में 40 से 50 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ चुकी है। इस बात की गारंटी देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों को ही रोजगार एवं स्वरोजगार देंगे। नियुक्ति में जो बाहरी आ रहे हैं उन्हें रोका जाएगा। सीएम ने कहा कि वन संरक्षण नियमावली में पिछले वर्ष ग्राम सभा के अधिकार को छीन लिया गया और फिर लोकसभा में वन संरक्षण कानून केंद्र ने ऐसे संशोधन किए कि भविष्य में आदिवासियों को उनका जंगल ही छीन जाएगा। पर उन्होंने न तो पिछले साल की नियमावली यहां लागू होने दी और न अभी हुए बदलाव को लागू करेंगे। सीएम ने कहा कि मणिपुर में हजारों घर जला दिए गए, सैकड़ों की हत्या कर दी गई, पर सरकार के नाम मात्र के लिए केस किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है और वहां की सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थापना आयोग, एससी और एसटी आयोग का जल्द गठन करने जा रही है। झारखंड सरकार पटना हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में जातीय सर्वे पर विचार कर रही है। हेमंत सरकार राज्य में जातीय सर्वे का विचार रखती है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी सदन में दी। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधेयक को विधानसभा में मंजूरी भी मिल गई। विधेयक को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदन में पेश किया था। पूर्व मंत्री सरयू राय के खिलाफ एफआईआर का आवेदन, लगा बड़ा आरोप। दरअसल राज्य के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर विधायक सरयू राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए धुरवा थाने में आवेदन दिया गया है। विनय कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिया गया आवेदन में कहा गया कि मंत्री रहते सरयू राय ने अपनी विभागीय पत्रिका आहार के प्रकाशन में नियमों का पालन नहीं किया। आवेदक ने कहा कि सरयू राय ने मनोनयन के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स का चयन कराया। झारखंड सरकार की वित्तीय और कार्यपालिका नियमावली के अनुसार 15 लाख से अधिक की राशि से होने वाले कार्य के लिए निविदा जरूरी है। इसके बावजूद सरयू राय ने मंत्री रहते मनोनयन पर झारखंड प्रिंटर्स को काम दिलाया। मनोनयन पर काम देने के लिए वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करने के लिए नियम 245 का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही वित्त विभाग और कैबिनेट की सहमति जरूरी होती है, लेकिन सरयू राय वित्त और कैबिनेट किसी से सहमति नहीं ली। विधायक सरयू राय ने इस संबंध में कहा कि शिकायतकर्ता सीबीआई जांच कराने की मांग लेकर हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसकी अपील खारिज कर दी। इन्हें कहा गया कि कहीं भी एफआईआर कराएं। शिकायतकर्ता ने रांची के थाने में एफआईआर कराई है और सच्चाई यही है कि इस मामले में राज्य सरकार को कहीं भी 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ है। नियम परिनियम में भले ही कोई बात रही हो तो इसकी जांच जहां से करानी है करा ले। सरयू राय ने कहा कि झारखंड विधानसभा समेत पूरे देश में एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है, लेकिन जमशेदपुर में एनडीए और इंडिया वाले मिलकर मेरे खिलाफ यह खेल खेल रहे हैं।
झारखंड सरकार पर 1.11 हजार करोड़ का कर्ज, बजट से ज्यादा खर्च। झारखंड पर राजकोषीय देनदारियां वित्त वर्ष 2021-22 में 1,10,998 करोड़ हो गई है। 2020-21 में यह राशि 1,07,496 करोड़ थी। यह राशि जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी की जगह प्राप्त बैक टू बैक ऋण को छोड़कर है। नियंत्रण महालेख परीक्षा की यह ऑडिट रिपोर्ट 2022 के 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सीएजी की यह रिपोर्ट सदन में पेश की। प्रधान महालेखाकार उदय शंकर प्रसाद ने बाद में अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि झारखंड ने इस बार राजस्व संग्रह से बेहतर कार्य किया है। इस वर्ष राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में देखा जा रहा है। इस वर्ष झारखंड ने राजस्व के रूप में 6,944 करोड़ सरप्लस है, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। वहीं डिफिसिट की बात करें तो इस वर्ष 2,604 करोड़ का रहा, जो पिछले वर्ष से काफी कम है। प्रधान महालेखाकार ने कहा कि 3,473 करोड़ रुपए बजट से ज्यादा खर्च किए गए हैं। उसका हिसाब भी अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है, जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। 1,03,460 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार की तरफ से अभी तक महालेखाकार को नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि कई विभागों के अधिकारियों के द्वारा हजारों करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जो कि बहुत ही दुखद है।